नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारा खास बुलेटिन, चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश। 2023 यानी चुनावी साल का आगाज हो चुका है। साल के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर सियासी बिसात पर हलचलें भी लगातार तेज होती जा रही हैं। नई नई चालें चली जा रही हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं। दुश्मनों को घेरने के लिए तमाम पैंतरेबाजी भी चल रही है। सियासी गलियारों से तमाम गहमा गहमी को IBC 24 अपने इस खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश के जरिए तमाम चीजों को समेटकर आप तक लगातार पहुंचा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तो आज का सवाल है, किसको मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता। 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में चुनावी मोड में आ चुकी है। सत्ता और संगठन ने मोर्चा संभाल लिया है। लक्ष्य एक है, 2023 में भी 2018 का प्रदर्शन दोहराना। लेकिन कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ऐसे विधायकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी समय रहते सचेत होने की नसीहत दी है। गुजरात में जो फॉर्मूला बीजेपी ने अपनाया है, उसे देखते हुए बीजेपी के नेता भी यहां चिंतित हैं। यानी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों खेमों में कई मौजूदा विधायकों की टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक की समीकरण यही इशारा कर रहे हैं। किसको मिलेगी सत्ता और किसका कटेगा पत्ता, इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मेरे साथ में स्टूडियो में अजय साहू हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में अमित चिमनानी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बात कही है अपने MLAs को लेकर, उसका क्या मायना निकाला जाए और इस पर क्या रिएक्शंस आए हैं। लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान कांग्रेस के उन विधायकों को जरूर सुनना चाहिए जो टिकट पाने की आस तो लगाए बैठे हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में निष्क्रिय हैं। प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकते हैं, यानी जिन विधायकों की परफॉर्मेंस खराब बताई जा रही है, उनके पास अपनी स्थिति सुधारने के लिए करीब 8 से 9 महीने का ही समय बचा है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को बार बार उन्हें नसीहत देनी पड़ रही है। लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में, तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी तय करेगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सीएम ने खराब परफॉर्मेंस वाले विधायकों को समय रहते सचेत होने की नसीहत दी है। जाहिर तौर पर 2018 में 15 साल बाद 68 सीटें जीतकर छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के सामने 23 में भी ऐसी परफॉर्मेंस बरकरार रखने की चुनौती है। लेकिन आंतरिक सर्वे में कई कांग्रेस विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खराब होने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे विधायकों को समय रहते सचेत होने की नसीहत दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी फिर से अपनी खोई जमीन पाने की उम्मीद लगाए बैठी है। छत्तीसगढ़ में 4 साल से ऊपर हो गए, सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। अब हमारे जो माननीय विधायक उनको बोला जा रहा है कि आप परफॉर्मेंस सुधारो, ने टिकट कट सकती है, कि चाहे टिकट काटें चाहे कुछ भी करें, छत्तीसगढ़ में सरकार की जो असफलता है उसके कारण यहाँ इनका सरकार आने वाले समय में जाना तय है। अब सरकार की कमजोरी को किस पर ठीकरा फोड़ा जाए, तो विधायकों पर फोड़ा जाए कि विधायकों को परफॉर्मेंस कमजोर होगा तो पार्टी उस पर निर्णय करेगी। जब सरकार के 71 विधायक हैं और विधायकों में संतुलन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह की दिक्कतें आएंगी। और ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बगैर संतुलन की सरकार, वन मैन शो की ये जो सरकार है, इसका पतन निश्चित है। बीजेपी नेता चाहे कुछ भी बयान दें, लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा दौर में विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने के गुजरात मॉडल ने छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं। किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता साफ होगा, ज्यादातर नेता इसी गणित में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
तो वाकई में स्थितियां बड़ी रोचक हैं और जिस तरह से लगातार एक के बाद एक समय समय पर थोड़े थोड़े अंतराल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये जो बयान देते रहते हैं कि जो परफॉर्मेंस करेगा यानी जो परफॉर्म करेगा उसका टिकट बचेगा। जाहिर तौर पर एक बार फिर से बात कही है और इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आपने रिएक्शन सुना। दोनों हमारे साथ में मेहमान बने हुए हैं, चर्चा को शुरू करते हैं। अजय साहू जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। मुख्यमंत्री जी को लगातार एक समय पे एक निश्चित अंतराल के बाद में इस तरह का बयान देना पड़ रहा है, इससे क्या माना जाए कि क्या वाकई में जिस तरह से भेंट मुलाकात के जरिए जगह जगह पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जो सर्वे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं या जमीनी चीजें मिल रही हैं, क्या वो चिंताजनक है? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेश की पूरी 90 विधान जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें रात गुजारने का संकल्प लिया है और आज उस क्रम में वो 61वें विधानसभा सिहावा के भेंट मुलाकात के दौरे पर हैं। और निश्चित तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री उस विधानसभा क्षेत्र में रुकते हैं तो वहां के कार्यकर्ताओं से चर्चा होती है, वहां के नेताओं से चर्चा होती है, जो सरकार जो योजनाएं बना रही है उसका क्रियान्वयन ग्राउंड जीरो पर कितना हो रहा है, इन सारी चीजों के अलावा में मतदाताओं से चर्चा होती है, सबका फीडबैक आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बात कही वो एकदम स्पष्ट कहा है कि जहां पर पार्टी के विधायकों का परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर है या कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात है तो उनको बताया जा रहा है अभी पर्याप्त समय है, उसको ठीक किया जा सकता है। हमारी मंशा कतई नहीं है कि हम अपने किसी भी विधायक की टिकट काटें। हम ये चाहते हैं कि जो 71 विधायक हमारे जीत के आए हैं उन सारे के सारे विधायकों को टिकट मिलनी चाहिए और जहां पर दिक्कत होगी, गड़बड़ियां होंगी, उसको ठीक करने का भी समय है। अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ियां कहीं नहीं है। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि पार्टी का जो आला कमान है, जो चुनाव अभियान समिति बनती है, उसमें गुण दोष के आधार पर तय किया जाता है कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, किस तरीके के निर्णय लेने चाहिए। और अगर चेहरा बदलने की बात होगी तो ये चुनाव अभियान समिति करती है, उसमें सारे नेता बैठ करके निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारी मंशा यह है कि हमारे पूरे 71 विधायकों को टिकट मिलनी चाहिए और कहीं पर कोई दिक्कत है, कोई बातें हैं तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अमित चिमनानी जी से पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर डिबेट को और आगे बढ़ाएंगे। अमित जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, जो ये मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और इससे पहले भी लगातार देते रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का रिएक्शन भी हमने लिया, आप किस तरह से ले रहे हैं उनके इस बयान को और अपनी पार्टी की चीजों को? हितेश जी, अक्सर मीडिया के लोग हमसे एक प्रश्न पूछते हैं कि कोई एक ऐसा काम बताइए जिसे भूपेश बघेल जी ने अच्छा किया 4 साल में। तो आज मैं 4 सालों में जो भाजपा के नेता नहीं कह रहे थे क्योंकि कोई अच्छा काम नहीं हुआ था, आज मैं मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा काम उन्होंने किया, सच को स्वीकार करने का, भारतीय जनता पार्टी के बयान का समर्थन करने का। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि आपके विधायकों की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है और विधायकों की परफॉर्मेंस मिला करके ही सरकार की परफॉर्मेंस बनती है। हम भी कह रहे हैं कि सरकार आपकी हर मोर्चे पर फेल है। तो आज जो भाजपा कहती आई वो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार लेट किया है, उससे पहले माननीय टीएस श्रीदेव जी ने स्वीकार किया, पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया, सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए। माननीय जयसिंह अग्रवाल जी ने कहा भ्रष्टाचार का संरक्षण हो रहा है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद पीएल पुनिया ने भी कहा कि सर्वे में 34 से 35 विधायकों की परफॉर्मेंस खराब आई है। तो इन 3 बड़े नेताओं के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सच को स्वीकार किया है, लेकिन आते आते बहुत देर कर दी साहब। 4 साल बीत गए, अब आप बता रहे हैं विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है, सरकार की परफॉर्मेंस खराब है। तो 4 साल तो जनता चली गई ना हितेश जी। वादा खिलाफी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग अब घर से निकलने में डरने लगे हैं। युवाओं के जेब में पैसा नहीं है, हाथ में रोजगार नहीं है, चाकू है। चिमनानी जी, जो आज जो बयान दिया है उस बयान के साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बात भी कही कि हमने हर लिटमस टेस्ट को पास किया है, चाहे वो 5 उपचुनाव के संदर्भ में बात हो, चाहे नगरीय निकायों के चुनाव में बात हो। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी लिटमस टेस्ट हैं उसमें हम पास हो रहे हैं, लिहाजा परफॉर्मेंस हमारी बेहतर होती जा रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस पर क्या रिएक्शन? लिटमस टेस्ट का मतलब क्या होता है? उपचुनाव लिटमस टेस्ट होता है, ये कौन सा वैज्ञानिक ने कहा है? कभी भी उपचुनाव होता है, जिसकी सरकार होती है उसके पक्ष में जाता है, वो सरकार के काम का कोई रिजल्ट नहीं होता। और किस उपचुनाव को कांग्रेस ने काम के आधार पर लड़ा है तेज जी, प्रदेश की जनता ने देखा। खैरागढ़ का उपचुनाव था, जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ गई, विकास के कार्यों पे चुनाव हुआ। अभी ये उपचुनाव भानु प्रतापपुर का हुआ, हमारे प्रत्याशी को डिफेम किया, उसे
न जाने किन किन आरोपों के तहत पुलिस बुलाकर झारखंड से परेशान किया गया। विकास के मुद्दों पे कोई उपचुनाव हुआ है क्या? तो कांग्रेस जो भ्रमित करने का प्रयास करती आई है, आप मुख्यमंत्री जी ने खुद उस भ्रम को दूर किया है, स्वीकार कर लिया है। क्या रिएक्शन जो अमित जी सीधा सीधा कह रहे हैं? ठीक नहीं जी, हमें ना तो अमित जी के सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये लोग अपना राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये अपना काम करते रहे। हमें छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार 4 वर्षों में चारों उपचुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमको लगातार जनादेश के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 4 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपया आदिवासियों के, गरीबों के, गांव गरीब मजदूर किसान के जेब में डालने का काम अगर इस देश के इतिहास में किसी ने किया है तो केवल भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। गौपालकों के जेब में पैसा डालने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। पूरे विश्व के इतिहास में अगर सरकार बनने के बाद आदिवासियों को उनकी जमीन उद्योगपतियों से लेकर के अगर लौटाई है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने लौटाई है। नक्सलवाद आज अगर खत्म हुआ है, कम हुआ है, नक्सलियों को हम खदेड़ने पर कामयाब हुए हैं तो इसका श्रेय किसी को जाता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार को जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती रहे, अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए ये लोग इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। हमारी पार्टी के अंदर अनुशासन है, हमारी पार्टी के अंदर सिस्टम है। इनकी तरह नहीं कि दिल्ली से फरमान आया, 7 बार के सांसद रमेश बैस की टिकट काट दी, उनके साथ 9 के 9 बदल दिए गए। अभी 14 जो विधायक है उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। डॉक्टर रमन सिंह भी ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं अगला चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में झांकने की जरूरत है, दूसरे के घर में झांकना अच्छी बात नहीं होती है। अमित जी, जिस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वो जो गुजरात फॉर्मूला एक बताया जा रहा है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बड़े पैमाने पर अपने सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे, हालांकि चर्चा भले ही गुजरात की होती हो, लेकिन इस तरह का जो फॉर्मूला है उसको 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी अपनाया जा चुका है और उसी फॉर्मूले के तहत अब गुजरात में भी काम हुआ। तो क्या यह माना जाए कि इसी तरह का कुछ चीज छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकती है? हितेश जी, समय सब कुछ स्पष्ट कर देगा आने वाले समय में क्या होगा। गुजरात में हम सिटिंग पार्टी थी, यहां पर हम विपक्ष हैं। जैसा भी जो सिस्टम है हमारा उस हिसाब से तय हो जाएगा। लेकिन एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे साथी प्रवक्ता ने, फरमान। ये जो शब्द है ये सुनते ही हमें गांधी परिवार की याद आ जाती है कि गांधी परिवार का फरमान आया तो छत्तीसगढ़ से 3 राज्यसभा के सांसद, जिन पे यहाँ के आदिवासी वर्ग का, ओबीसी पिछड़े वर्ग का, अनुसूचित जाति वर्ग का, यहाँ के प्रतिभावान लोगों का हक था, उसे गांधी परिवार के निर्देश पे पंजाब, दिल्ली, बिहार, कहां के लोगों को आपने राज्यसभा भेज दिया। गांधी परिवार के निर्देश पे नहीं, कांग्रेस की समितियों ने नाम तय किया है। इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से रमेश बैस की टिकट काटी, 9 सांसदों की टिकट काटी। गुजरात तो मैं जा नहीं रहा हूं, क्या आप बता पाएंगे बृजमोहन अग्रवाल चुनाव लड़ पाएंगे? डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ पाएंगे क्या? अजय चंद्राकर चुनाव लड़ पाएंगे? अरे 4 वर्षों में इन लोगों ने 4 प्रदेश अध्यक्ष बनने हैं। आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को अपमानित करके हटाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि अपना टेन्यूर पूरा किए बिना नेता प्रतिपक्ष को हटा दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बोलिए मेरी बात पूरी नहीं हुई, बोलिए पूरी करूं। फरमान क्या होता है देखिए, फरमान ये है कि आदिवासी समाज का धर्मांतरण हो रहा है, बस्तर में उनको पीटा जा रहा है, प्रदेश में हिंसा हो रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय ईसाई मिशनरी के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ और आरएसएस जो है आपकी जो आरएसएस है वो मसीही भोज करा रही है, दरगाहों में जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से इतना डर है कि अब आप भी धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं। अरे हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे आप, तो धर्मनिरपेक्षता कहां से आ गई? मजारों में कहां से जाने लगे? पूरे देश में 3000 किलोमीटर की यात्रा हो गई है, कहीं पर भी देश बटा हुआ नहीं दिख रहा है। केवल आप लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। आपका दायित्व है अजय जी, बार-बार बीच में बोल रहे हैं, डिबेट का डेकोरम खराब हो रहा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मेरा निवेदन है, बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए। तो जब आदिवासी समाज संघर्ष करने सड़कों पर था और सरकार से गुहार लगा रहा था कि सरकार हमारी मदद करे, तब दिल्ली में गांधी परिवार के आदेश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ईसाई मिशनरी के लोग से मिलते हैं और बाकायदा ट्वीट करते हैं कि हम ईसाई मिशनरी के साथ हैं। अरे ये प्रदेश आदिवासियों का प्रदेश है,
ठीक है चिमनानी जी, लेकिन मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। कह दिया कि आप उनके साथ नहीं हैं। चिमनानी जी, मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि जिस गुजरात फॉर्मूले की बात यहां पर हो रही है, क्या उस गुजरात फॉर्मूले का अगर यहां पर भी अपनाया गया, चूंकि आपने कहा कि अभी तो यहां पर हम विपक्ष में हैं, गुजरात में हम सत्ता में थे, तो क्या पार्टी के स्टैंडिंग एमएलएस के लिए यह चिंता का सबब है? पार्टी इसे किस तरह से ले रही है, किस तरह की रणनीति पर काम कर रही है? क्योंकि यहां तो साफ कर दिया है कि जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा और जो परफॉर्म नहीं करेगा वो जाएगा, सीधी सी बात है। आपका क्या स्टैंड है? हमारे जो 14 विधायक हैं ना हितेश जी, उनकी तारीफ कांग्रेस के नेता भी चुपके विधानसभा में करते रहते हैं और कहते हैं यार देखो 14 है लेकिन हम पे भारी है। बार बार इनको सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ जाती है, सदन को छोटा करना पड़ जाता है, हमारे विधायकों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। सवाल पूछा जाता है किसी मंत्री से, जवाब देते हैं मुख्यमंत्री। तो ये हमारे 14 विधायकों की परफॉर्मेंस है। भारतीय जनता पार्टी के पास जीत का फार्मूला है। हम आने वाले समय में क्या फार्मूला हमको लागू करना है हम कर लेंगे, लेकिन सरकार जिसे जनता के वादे पूरे करने थे वो आज खुद कह रही है। इस पर प्रतिक्रिया, परफॉर्मेंस सवाल मेरा महत्वपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। वो कह रहे हैं कि हमारे 14 ही भारी हैं। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, एक तरह से सचेत भी कर रहे हैं कि समय है, 8-9 महीने का वक्त अभी पड़ा है, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कर लें, क्योंकि जगह जगह जा रहे हैं। आपने कहा कि 61 विधानसभा अब तक वो कवर कर चुके हैं, जाहिर सी बात है कि फीडबैक वहां से मिलता है, उसके आधार पर ही ये बयान हो रहा है। देखिए जी, मैं तो बहुत दावे के साथ और बहुत विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं कि हम तो अपने 71 विधायकों की टिकट नहीं काटना चाहते हैं, लेकिन जिन 14 विधायकों का जिन 14 विधायकों का दम भर रहे हैं अमित जी, क्या वो गारंटी लेते हैं या घोषणा करते हैं कि इनके 14 विधायक चुनाव लड़ पाएंगे? मैं तो पूछ रहा हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं, डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे बताइए? ब्रिजमोहन अग्रवाल कहां से लड़ेंगे बताइए? अजय चंद्राकर कहां से लड़ेंगे बताइए? नारायण चंदेल चुनाव तक नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी बताइए। फरमान शब्द को लेकर के आप कितनी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन जब 9 सांसदों की टिकट कटी, जब पूरे सांसदों की टिकट कटी, तब फरमान नहीं तो क्या आया था? किस आधार पर, कौन से बैठक में, किस गुण-दोष के आधार पर आपने पिछड़े रमेश बैस की टिकट काटी? ये तो बताइए। पिछड़े जाति से आने वाले रमेश बैस की टिकट आपने किस आधार पर काटी ये बताइए? रामसिल्ला साहू की टिकट आपने किस आधार पर काटी ये बताइए? ब्रिजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर अटल जी का अपमान करते हैं अस्थि कलश यात्रा में, हाँ ही करते हैं, हंसी टिटोली करते हैं, उनको आप टिकट देते हैं। आप बताइए ना सही, 14 विधायकों में कितने लोग चुनाव लड़ेंगे? आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप इधर उधर घुमाने का काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना, आपकी विधायकों की परफॉर्मेंस क्यों खराब है इसका जवाब दीजिए। क्यों पीएल हम तो कह रहे हैं 71 विधायक चुनाव लड़ेंगे, हम तो कह रहे हैं 71 के 71 विधायक चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए 14 में कितने आएंगे, किसको मिलेगी? ठीक है, जल की कांड के आरोपी, जल की कांड करने वाले समय हमारा खत्म हो रहा है। सीडी कांड क्या है? समय हमारा खत्म हो रहा है। आपसे आप लोगों से क्लोजिंग कमेंट ले लूं मैं। अमित चिमनानी जी, किस तरह का क्लोजिंग कमेंट इस विषय पर चढ़ना चाहेंगे? चूंकि अभी जैसा 7-8 महीने का, 8 से 9 महीने का वक्त बचा हुआ है, जाहिर सी बात है कि 14 आपके पास भी हैं और उनकी परफॉर्मेंस की चिंता और किस तरह का टिकट वितरण होगा, गुजरात का फॉर्मूला, सब कुछ सामने। क्या फाइनल कमेंट कहेंगे इस पर? देखिए, इस भ्रष्ट अराजक वादा खिलाफी करने वाली सरकार जो छत्तीसगढ़ का खजाना लूट रही है, मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपया 4 साल में छत्तीसगढ़ को दिया है, इन लोगों ने लूट लिया। मोदी जी जनता के लिए पैसा भेजते हैं और अधिकारियों के घर से वो पैसा निकल रहा है। अब ऐसी लूट करने वाली, झूठ बोलने वाली सरकार को विदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास फार्मूला तैयार है। कांग्रेस सरकार अब यहां से विदा होने की तैयारी कर ले। ठीक है, अजय साहू जी, फाइनल कमेंट आपका इस संदर्भ में, क्योंकि ये बात लगातार आ रही है, इसको लेकर आगे 8 से 9 महीने का जो वक्त बचा हुआ है चुनाव में जाने से पहले का, किस तरह से देख रहे हैं? क्या तैयारियों में बदलाव की आवश्यकता है या फिर किस तरह से? छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया है। 71 विधायक हमारे हैं और इस बार हम 75 पार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कितने में सिमटेगी इसको आप देखिएगा, कितने की टिकट मिलती है, कितने की टिकट कटती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आज अस्वस्थ नहीं है। अमित चिमनानी जी जो बात कह रहे हैं पूरी तरह से कोरी अफवाह है। और आप देखिएगा कि 14 के 14 विधायकों की टिकट कटेगी, पूरा का पूरा नया लाट आने वाला है भारतीय जनता पार्टी में।
तो क्या दिक्कत है आपको? चलिए, कुल मिलाकर ये जिस तरह से चर्चा है, और जाहिर तौर पर मुद्दा ऐसा है कि जिस पे हम बहुत लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन समय की कमी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसे सत्ता मिलेगी और किसका कटेगा पत्ता, क्योंकि ये तो तय है कि जिस तरह से अब धीरे धीरे 8-9 महीने का वक्त बीतेगा, नई नई चीजें निकल के सामने आएंगी। ये तय है कि जब टिकट वितरण होगा तो चुनौती बीजेपी के सामने भी होगी और सत्ताधारी कांग्रेस के सामने भी होगी। देखना होगा कि आगे क्या कुछ खास निकल के आता है।